नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि कक्षा 10वीं के बाद में क्या करना चाहिए। आपका कक्षा 10वीं का रिजल्ट अभी कुछ ही दिनों में आ ही जाएगा। इस रिजल्ट के बाद में कुछ बच्चों को 80% आएंगे, कुछ बच्चों को 90% आएंगे, कुछ बच्चों को 95% आएंगे और यही परसेंटेज पे डिसाइड होगा कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहेंगे। तो हमारे सामने फिर दो ही फील्ड का नाम आता है, या तो जेडब्ल्यू इंजीनियरिंग या फिर नीट मेडिकल। अब ये दो फील्ड जो है, इसी दो फील्ड में बच्चे जाना चाहते हैं क्योंकि यही ट्रेडिशनली चलते आया नियम है। माँ बाप, आपके जो पेरेंट्स है, वो भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा या तो इंजीनियर बने या फिर डॉक्टर बने। पर क्या ये ट्रेडिशनल चलते आए जेडब्ल्यू और नीट की एग्जामिनेशन से इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनने वाले बच्चों का करियर सही में बन पाता है? क्या हमें इसमें करियर में सही में हमको एक सक्सेस मिल पाती है या नहीं? ये जानने के लिए हमारा वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे जेडब्ल्यू फील्ड के बारे में। जेडब्ल्यू इंजीनियरिंग फील्ड में किस तरीके से आपको सक्सेस मिलेगा और कहाँ आप फेलियर जाएंगे, ये हम जान लेते हैं। अब एक्चुअल में जो बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा, जो 10th के बाद में 80% आएंगे, किसी को 90% आएंगे, किसी को 95% आएंगे, तो 80% वाला बच्चा उसी के गांव में, उसी के सिटी में पढ़ाई करने के लिए जाएगा, जेडब्ल्यू की तैयारी करेगा। 90-95% वाले बच्चे कोटा राजस्थान जाएंगे या फिर हैदराबाद में जाएंगे पढ़ने के लिए, अपनी जेडब्ल्यू की तैयारी करने के लिए। इस तरीके से हर साल एक सिटी से 20,000 बच्चे कम से कम बैठते हैं एग्जामिनेशन के लिए, एक जेडब्ल्यू की एग्जाम के लिए। अब एक कैलकुलेशन लेते हैं। हर साल 100 में से एक बच्चा तो होता है जो कि पढ़ाई में ईमानदार होता है, यानी कि हर सिटी से कम 1000 बच्चे तो होंगे जो ईमानदारी से पढ़ाई करते होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई करके वो जेडब्ल्यू की तैयारी करते होंगे। पर कितने बच्चे औसतन हमारे यहाँ से एक सिटी से आईआईटी क्रैक कर पाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? 100 बच्चे कर पाते हैं या फिर 50 बच्चे? मुश्किल से हर सिटी से 2 या 4 बच्चे ही जेडब्ल्यू आईआईटी के एग्जामिनेशन क्रैक कर पाते हैं। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है कि आपकी पढ़ाई में कोई कमी है, या फिर आपके दिमाग में कोई कमी है, या फिर आप में मेहनत में कोई कमी की थी? नहीं, आपका जो तरीका है पढ़ाई करने का वो गलत था। किस तरीके से गलत था, ये मैं आपको बता देता हूँ। जेडब्ल्यू ये इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्लास 11th और क्लास 12th के बेसिस पे होता है। ये एग्जामिनेशन पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप में चलती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग स्कीम होती है। जब आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपका अगर करेक्ट आंसर आता है तो होता है +4 और अगर आपका गलत आंसर होता है तो होता है -1। ये कंप्लीट सिलेबस क्लास 11th और क्लास 12th के बेसिस का होता है, जिसमें क्लास 11 से प्रोबेबली 65% आता है और क्लास 12 से प्रोबेबली 35% आता है। ये कुल मिला के 65 और 35% के हिसाब से ये पूरा सिलेबस कंबाइंड होता है। पर हमारे से गलती ये हो जाती है कि हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। जैसे ही हम एडमिशन लेते हैं क्लास 11th में, हम 2 या 3 ही टॉपिक कवर करते हैं 11th के और डायरेक्टली स्विच कर देते हैं क्लास 12th पे। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड एग्जामिनेशन की ईयर है, उसकी बोर्ड्स की एग्जाम है, इसीलिए वो ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हम उसके ऊपर ज्यादा जोर देके पढ़ाई करते हैं। पर उसमें का सिर्फ 35% सिलेबस होने के वजह से हमारे परसेंटेज जेडब्ल्यू में उतने अच्छे नहीं आ पाते और हम जेडब्ल्यू पास नहीं कर पाते। जेडब्ल्यू के एग्जाम के साथ साथ हम लोग एक और एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उसका नाम होता है MHCET। ये महाराष्ट्र लेवल की इंजीनियरिंग की एग्जामिनेशन होती है एंट्रेंस के लिए। जब हम लोग जेडब्ल्यू क्रैक नहीं कर पाते तो MHCET के एग्जाम के थ्रू हम लोग प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जब हम एडमिशन लेते हैं फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE, ये होता है 4 साल का। अब जब हम लोग 4 साल पढ़ाई करते हैं तो ये जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, इसमें हमें रहने का खर्चा आता है, हमें खाने पीने का खर्चा आता है, हमें एग्जामिनेशन फीस से लेकर हर प्रैक्टिकल बुक से लेकर सभी चीजों का खर्चा आता है। ये सारा खर्चा अगर कुल मिला के देखा जाए तो एक साल में कम से कम हमें 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। अब 4 साल में जब हम लोग रहते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसमें कम से कम हमारा खर्चा हो जाता है 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए 4 साल में खर्चा करने के बाद
आपको मिलती है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री। जब ये आपको डिग्री मिलती है तो क्या आपको गारंटी होती है कि आपको जॉब मिलेगी? क्या आपको लगता है कि आपके 8 लाख रुपए खर्चा करने के बाद आपकी जॉब सिक्योर्ड हो चुकी है? क्या आपको लगता है कि हमें इस तरीके की जॉब्स मिल जाएगी कि हम लोग गए बाजार में, अपने मार्केट में गए, अपनी डिग्री दिखाए और हमें जॉब्स अवेलेबल हो गई? ये रिसेशन, मंदी का दौर आ चुका है। वैसे ही नेगेटिव में चल रहे हैं हम लोग और इंजीनियरिंग की जॉब्स में बहुत कम आ चुकी है। सैलरी पैकेजेस नीचे नेगेटिव में जाते जा रहे हैं। इसी वजह से इंजीनियरिंग के फील्ड में हमें ज्यादा सक्सेस रेशियो नहीं मिल पाता है और हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम हो जाती है। अब बात करेंगे हम लोग नीट एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि होती है मेडिकल की एंट्रेंस। मेडिकल की एंट्रेंस में एमबीबीएस फील्ड में महाराष्ट्र में कम से कम हर साल 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे एवरेज में बैठते हैं एग्जामिनेशन के लिए, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सीट्स होती है 4130। उन सीट्स के लिए compete करते हैं बच्चे, पर हर किसी को इसमें एडमिशन नहीं मिल पाती। तो इसी वजह से बच्चे जो है जाते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन ये 7 साल का होता है, और इसमें हर साल की फीस, सिर्फ फीस 20 लाख रुपए होती है। उस हिसाब से 7 साल की फीस जो है टोटल हो जाता है 1,40,00,000। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जब स्टूडेंट्स की एडमिशन हो जाती है तो एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन मिला के 7 साल का खर्चा होता है 1 से 2 करोड़। अब अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम खर्चा आता है 1 करोड़। अब टोटल मिला के 2 से 3 करोड़ आपका खर्चा हो गया, पर खर्चा तब हो पाएगा जब हमारे पास उतने पैसे होंगे। मतलब कि एमबीबीएस फील्ड हमारे लिए नहीं है। इंजीनियरिंग फील्ड में सक्सेस रेशियो कम है, तो अब किस फील्ड में हमारे लिए सक्सेस रेशियो मिल पाएगा, ये हम आपको अभी बताएंगे।